उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने उन्हें आई कोड में इन स्याहपोशों पर नजर रखने का कहा था ताकि अगर वो उनके नीचे जाने के बाद फोन पर या ट्रांसमीटर पर लॉर्ड सिकंदर से बात करने की कोशिश करें तो वो उन्हें संभाल सकें। टाइगर भी उनके साथ वहीं रुक गया था। ये मुनासिब रहेगा इमरान साहब, आप मेरे साथ अकेले आएंगे तो डॉक्टर कासिम को भी एतराज़ ना होगा, वरना इतने अफराद देखकर वो भी घबरा जाएगा। चंगेज़ दादा ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों सीढ़ियां उतरते चले गए। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे गए उसी लम्हे सीढ़ियों पर खुला हुआ संदूकनुमा ढक्कन खुद ब खुद बंद होता चला गया। रास्ता बंद होते ही सीढ़ियों की लाइट्स ऑटोमेटिक अंदाज में जल उठी थी। वो सीढ़ियां उतरकर एक सुरंग में आ गए। सुरंग काफ़ी तवील थी। चंगेज़ दादा इमरान को लेकर एक तरफ चल पड़ा। तकरीबन 300 गज चलने के बाद वो सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। उनके सामने सपाट दीवार थी। चंगेज़ दादा आगे बढ़ा और उसने दीवार की जड़ में मखसूस जगह पर ठोकर मारी तो अचानक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ दीवार में एक खलासा नमूदार होता चला गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी। राहदारी में भी रोशनी हो रही थी। वो दोनों इस राहदारी में आए और आगे बढ़ने लगे। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। ये फौलादी दरवाज़ा था जिसकी साइड पर नंबरिंग पैनल लगा हुआ था। चंगेज़ दादा ने आगे बढ़कर पैनल के चंद नंबर प्रेस किए तो दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के खुदकार निज़ाम के तहत खुलता चला गया। सामने एक हाल था जहां ना सिर्फ बेशुमार मशीनें काम करती हुई दिखाई दे रही थी बल्कि वहां कई अफराद मौजूद थे जो सफ़ेद एप्रन पहने इन मशीनों को ऑपरेट कर रहे थे। चंगेज़ दादा इमरान को हॉल में लाया। फिर वो दोनों एक और राहदारी में आ गए। इस राहदारी में छोटे छोटे कैबिन नुमा कमरे बने हुए थे। एक कमरे के पास आकर चंगेज़ दादा रुक गया। यह है डॉक्टर कासिम का ऑफिस। चंगेज़ दादा ने कहा, खोलो इसे। इमरान ने संजीदगी से कहा तो चंगेज़ दादा ने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से आवाज़ सुनाई दी तो चंगेज़ दादा ने हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने एक छोटा सा कमरा था जो दफ्तरी अंदाज में सजा हुआ था। दरमियान में एक मेज़ पड़ी थी जिसके पीछे ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर एक अधीड़ उम्र साइंसदान बैठा हुआ था। इस साइंसदान ने मेज़ पर लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ था। इसकी नसें स्क्रीन पर जमी हुई थी और उसकी उंगलियां कंप्यूटर के कीपैड पर मुतहरिक थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया और चंगेज़ दादा की तरफ देखने लगा। इमरान ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये डॉक्टर कासिम था और वो वहाँ अपने असल हुलिये में मौजूद था। चंगेज़ दादा, तुम यहाँ? डॉक्टर कासिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर उसकी नज़रें चंगेज़ दादा के साथ खड़े इमरान पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। ये कौन है? डॉक्टर कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। चंगेज़ दादा और इमरान अंदर आ गए। इनका नाम अली इमरान है और ये, चंगेज़ दादा ने इमरान का तारुफ कराते हुए कहा तो इमरान ने उसे दरमियान में टोक दिया। रुको, मैं खुद उन्हें अपना तारुफ कराता हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा तो चंगेज़ दादा ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। हाँ तो जनाब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं माँ चंगेज़ दादा आपके साथ बैठ सकता हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। हाँ बैठें, डॉक्टर कासिम ने कहा। वो मुसलसल इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान बड़े एतमीनान भरे अंदाज में उसके सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ तुम्हें भी बैठने की इजाज़त दी है, इमरान ने चंगेज़ दादा से कहा तो चंगेज़ दादा एक तवील सांस लेकर उसके पास बैठ गया। इससे पहले कि मैं आपको अपना तारुफ कराऊं, मैं यकीन कर लूं कि मेरे सामने जो हज़रत बैठे हैं ये डॉक्टर कासिम ही हैं, इमरान ने डॉक्टर कासिम से मुखातिब होकर कहा। हाँ मैं डॉक्टर कासिम हूँ। क्यों? डॉक्टर कासिम ने कहा। इसके लहजे में हैरत थी। आपसे पहले भी चंगेज़ दादा साहब मेरा डॉक्टर कासिम साहब बल्कि उनकी लाश से तारुफ करा चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप जिंदा जावेद हैं तो क्यों ना आपसे ही पूछ लिया जाए कि आप असल डॉक्टर कासिम हैं या फिर, इमरान ने कहा। उसने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। लाश? क्या मतलब? किसकी लाश? डॉक्टर कासिम ने चौंक कर कहा। शक्ल सूरत से तो वो आपकी ही भाई बंद लग रहा था। अब वो कौन था ये तो आप जानते होंगे, या फिर आपके रूह रवां लॉर्ड सिकंदर, या फिर ये हसरत जिनका नाम जूजी परदादा है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। मैं जूजी परदादा नहीं, चंगेज़ दादा हूँ, चंगेज़ दादा ने मुंह बनाकर कहा। ओह हाँ सॉरी जनाब, ये सिर्फ चंगेज़ दादा हैं, इमरान ने कहा तो चंगेज़ दादा एक तवील सांस रहकर रह गया। कौन है ये चंगेज़ दादा और तुम उसे अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो? डॉक्टर कासिम ने नाला लहजे में कहा। ये मुझे नहीं बल्कि मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ जनाब, इमरान ने कहा तो डॉक्टर कासिम चौंक पड़ा। आप चंगेज़ दादा को यहाँ लाए हैं? क्या मतलब? डॉक्टर कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा।
کس بات کا مطلب چنگیز کا یا اس کے دادا ہونے کا؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں چنگیز دادا، ڈاکٹر قاسم نے چنگیز دادا کی طرف دیکھ کر غصے لہجے میں کہا۔ چنگیز دادا نہیں، یہ صرف جوجی پردادا ہیں جناب، عمران نے کہا تو ڈاکٹر قاسم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ ان کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے جناب۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ اور کہتا، چنگیز دادا نے کہا تو اس کی بات سن کر ڈاکٹر قاسم محاورتاً نہیں حقیقتاً اچھل پڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ ڈاکٹر قاسم نے عمران کی طرف دیکھ کر ہگلاتے ہوئے کہا۔ آپ تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کا نام سن کر یوں بوکھلا گئے جیسے پاکیشیا سیکرٹ سروس میں انسان نہیں جن بھوت کام کرتے ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن کیوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ڈاکٹر قاسم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ دیکھنے کے ہلاک ہونے کے باوجود آپ زندہ کیسے ہیں؟ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر قاسم نے کہا۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر میری بات سنیں گے تو آپ کو میری ہر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عمران نے کہا تو ڈاکٹر قاسم چند لمحے اس کی طرف اور چنگیز دادا کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو پردادا جی، اوہ سوری چنگیز دادا صاحب، کیا آپ ڈاکٹر صاحب کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ عمران نے چنگیز دادا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کیا کہوں؟ آپ نے جو پوچھنا ہے خود ہی پوچھ لیں، چنگیز دادا نے کہا۔ اوکے، میں ہی پوچھ لیتا ہوں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر قاسم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہیں، میں سن رہا ہوں، ڈاکٹر قاسم نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نالاگ اسپیشل لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے کچھ عرصہ وہاں کام کیا ہے، ڈاکٹر قاسم نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ کچھ عرصہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تقریباً 6 سال، ڈاکٹر قاسم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ 6 سال کا عرصہ کچھ تو نہیں ہوتا۔ اچھا خیر، یہ بتائیں کہ آپ نے اس لیبارٹری سے کوڈ باکس کیوں چوری کیا تھا؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر قاسم ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کوڈ باکس؟ کیا مطلب؟ کون سا کوڈ باکس؟ ڈاکٹر قاسم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کوڈ باکس کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ کو ایکریمین اور روسیہ کے ایجنٹ کیوں ڈھونڈتے بھی رہے ہیں؟ بلکہ آپ شاید نہیں جانتے کہ فرسٹ پوائنٹ پر لارڈ سکندر نے غیر ملکی ایجنٹوں کو ڈاج دینے کے لیے جو ٹریپ لگا رکھا تھا، اس ٹریپ تک ایکریمین ایجنٹ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف فرسٹ پوائنٹ کو تباہ کر دیا بلکہ آپ جیسی شکل و صورت کے مالک ڈاکٹر قاسم سے کوڈ باکس بھی حاصل کر لیا، اور جاتے جاتے وہ ڈاکٹر قاسم سمیت وہاں موجود تمام افراد کو بھی ہلاک کر گئے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر قاسم کا رنگ زرد آلود ہو گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے چنگیز دادا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سچ ہے ڈاکٹر صاحب، فرسٹ پوائنٹ واقعی تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں آپ کی جگہ جس آدمی کو ڈاکٹر قاسم کے روپ میں رکھا گیا تھا، غیر ملکی ایجنٹوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اور وہ جاتے جاتے کوڈ باکس بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور انہوں نے فرسٹ پوائنٹ کی تمام مشینیں بھی تباہ کر دی ہیں، چنگیز دادا نے کہا تو ڈاکٹر قاسم نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ غیر ملکی ایجنٹ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو لارڈ نے اس کے بارے میں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ڈاکٹر قاسم نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ اصل ڈاکٹر قاسم کہاں ہیں؟ اچانک عمران نے گراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر نہ صرف ڈاکٹر قاسم بلکہ چنگیز دادا بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ اصل ڈاکٹر قاسم ہیں؟ آپ اس انداز میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ چنگیز دادا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کا منہ بند ہو گیا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر اچانک اس کے سر سے لگا دیا۔ یہ بھی اصل ڈاکٹر قاسم نہیں ہے۔ چنگیز دادا، تم نے مجھے ایک بار پھر ڈاج دینے کی کوشش کی۔ سچ بتاؤ کہاں ہے اصل ڈاکٹر قاسم، ورنہ اس بار میں تمہیں سچ مچ گولی مار دوں گا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر قاسم ہوں، وہی ڈاکٹر قاسم جو نالاگ کی لیبارٹری سے فرار ہو کر یہاں آیا ہے، ڈاکٹر قاسم نے تیز لہجے میں کہا تو عمران نے اسے یکلخت ایسی نظروں سے گھورا کہ ڈاکٹر قاسم بوکھلا گیا اور وہ کرسی سمیت کئی فٹ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں چنگیز دادا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک عمران کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اچانک اس کی کرسی کے نیچے زمین میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا اور دوسرے لمحے عمران کرسی سمیت اس خلا میں گرتا چلا گیا۔ میلر کے باہر جاتے ہی کاٹر نے لیزا کو آئی کوڈ سے مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے لمحے اچانک کاٹر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے کرسی پر بندھا ہونے کے باوجود اس بری طرح سے تڑپنا شروع کیا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کاٹر، کیا ہوا تمہیں؟
लीजा ने कॉटर को इस बुरी तरह से झटके खाते देखकर चीखते हुए कहा। उनके सरों पर खड़ा मिलस भी कॉटर को इस तरह झटके खाता देखकर चौंक पड़ा था। कॉटर ने लीजा की बात का कोई जवाब ना दिया। वो बदस्तूर झटके खा रहा था और उसके मुंह से झाग सी बहना शुरू हो गई थी। क्या हुआ है इसे? मिलस ने तेजी से सामने आकर लीजा से मुखातिब होकर कहा। इससे शायद दौरा पड़ा है, देखो उसके मुंह से झाग निकल रही है, लीजा ने घबराए हुए लहजे में कहा। कैसा दौरा? मिलस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मिर्गी का मरीज है, जल्दी करो, इसके कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालो। उसकी जेब में सुर्ख रंग की एक डबिया है, इस डबिया में कैप्सूल हैं, कैप्सूल निकालकर उसके मुंह में डाल दो वरना ये मर जाएगा, लीजा ने उसी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। तो मिलस चंद लम्हे तसबसब के आलम में लीजा और कॉटर को देखता रहा। फिर उसने मशीन पिस्टल जेब में रखा और कॉटर की तरफ बढ़ गया। उसने कॉटर के जिस्म पर बंधी हुई चंद रस्सियां हटाकर उसकी कोट की जेब में हाथ डाला और फिर उसने कॉटर की जेब से सुर्ख रंग की एक डबिया निकाल दी। यही डबिया है, मिलस ने डबिया लीजा को दिखाते हुए कहा। हाँ, इसे खोलकर इसमें से एक कैप्सूल निकालकर उसके मुंह में डाल दो, जल्दी, लीजा ने इंतहाई बेचैनी के आलम में कहा। तो मिलस ने फौरन डबिया खोल ली। डबिया में 4 कैप्सूल थे। इसने फौरन एक कैप्सूल उठाया, फिर उसने कॉटर का सर उठाकर कुर्सी के पुछ से टिकाया और दूसरे हाथ से कॉटर का मुंह खोलकर कैप्सूल कॉटर के मुंह में डाल दिया। पीछे हटकर गौर से कॉटर को देखने लगा। कैप्सूल मुंह में जाते ही कॉटर ने मुंह चलाया और फिर उसने यकलख्त आंखें खोल दी। सामने खड़े मिलस को देखने लगा। इससे पहले कि मिलस कुछ समझता, कॉटर ने अचानक उसकी तरफ जोर से फूंक मारी। मिलस को बारीक सी चमक महसूस हुई और दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर किसी चूंटी ने काट लिया हो। उसका हाथ बेइख्तियार अपनी गर्दन की तरफ किया, लेकिन चूंटी ने काटने का अंदाज़ा लगाने से पहले उसका हाथ अपनी गर्दन तक पहुंचता वो लहराया और फिर रेत के खाली होते हुए बोरे की तरह गिरता चला गया। उसने कॉटर के मुंह में जो कैप्सूल डाला था, इसमें मिनी नीडल थ्रो गन लगी हुई थी जिसे दांतों में पकड़कर फूंक मारकर चलाया जा सकता था। मिनी नीडल पर इंतहाई ताकतवर सायानाइड जहर लगा था। ये सुई जिससे इंसान के जिस्म पर घुसती थी, उसे चीखने का भी मौका ना मिलता था। वो फौरन सायानाइड का शिकार होकर हलाक हो जाता था। यही हाल मिलस का हुआ था। कॉटर ने कैप्सूल दांतों में लेकर फूंक मारते हुए जहरीली सुई मिलस की तरफ थ्रोक ली थी, जो एक लम्हे में मिलस की गर्दन में पेवस्त हो गई और इस सुई पर लगा हुआ जहर फौरन अपना असर दिखा दिया। मिलस उलटकर गिर गया था और तड़पे बगैर हलाक हो गया था। इसका तो काम तमाम हो गया। अब जल्दी करो, हमें टेलर के वापस आने से पहले खुद को इन रस्सियों से आज़ाद कराना है, कॉटर ने लीजा से मुखातिब होकर कहा। उसने आई कोर्ट में लीजा को यही पैगाम दिया था कि वो अदाकारी करेगा तो लीजा मिलस को दौरा पड़ने वाली बात बताएगी और इससे कहेगी कि वो कॉटर की जेब में मौजूद सुर्ख डबिया में मौजूद कैप्सूल निकालकर उसके मुंह में डाल दे। चूंकि कॉटर और लीजा की अदाकारी नेचुरल थी, इसलिए मिलस आसानी से उनके डॉच में आ गया था और मौत का शिकार हो गया था। ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। तुम ही कहते हो कि तुम्हें अगर फौलादी जंजीरों से भी बांध दिया जाए तो तुम आसानी से इन जंजीरों को तोड़कर खुद को आज़ाद करा सकते हो। अब कराओ खुद को इन रस्सियों से आज़ाद, लीजा ने कहा। ठीक है, कॉटर ने कहा। उसकी दोनों टांगें भी कुर्सी के पायों से बंधी हुई थी और बिज़ाहिर वो हरकत करने के काबिल नजर न आ रहा था, लेकिन उसने अचानक अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और कुर्सी समेत उलटता चला गया। कुर्सी समेत उलटकर गिरते हुए उसने जिस्म को बाएं जानिब मोड़ते हुए खुद को पहलू के बल गिराया था। फर्श पर गिरते ही उसने एक बार फिर जिस्म को झटका दिया। इस पर जैसे ही उसने जिस्म को झटका दिया, उसका जिस्म कुर्सी समेत फर्श से ऊपर की तरफ उठा और साथ ही उसने मुड़े हुए जिस्म की फिरकी की तरह घुमाने की कोशिश की। वो हवा में उठा और उल्टी कलाबाजी लगाने वाले अंदाज में फर्श से टकराया। इस बार कुर्सी के पिछले पाए फर्श से तिरछे अंदाज में टकराए और टूटते चले गए। कॉटर ने बायों के टूटने की आवाज़ सुनकर जिस्म को एक बार फिर झटका दिया। कुर्सी फर्श से उठी और फिर घूमती हुई फर्श से टकराई। वो जितनी बार फर्श से टकरा रहा था, कुर्सी का कोई ना कोई हिस्सा टूटता जा रहा था और कॉटर में ना जाने कितनी ताकत भरी हुई थी कि वो खुद कुर्सी समेत नीचे गिरने ही ना दे रहा था। जैसे ही कुर्सी फर्श से टकराती, वो जिस्म को इंतहाई माहिराना अंदाज में हल्का देता और कुर्सी समेत कलाबाजियाँ खाता हुआ कुर्सी के मुख्तलिफ हिस्सों फर्श से मार कर तोड़ देता। कुर्सी के टूटने की वजह से उसकी गिरद बंधी हुई रस्सियां काफ़ी ढीली हो गई। जैसे ही रस्सियां ढीली हुई, कॉटर ने खुद पहलू के बल गिराया और फिर उसके हाथ पैर तेज़ी से हरकत में आ गए। उसने तेज़ी से खुद को इन रस्सियों से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो रस्सियों से आज़ाद टूटी हुई कुर्सी के पास खड़ा था। गुड शो, खुद को बंधुओं से आज़ाद कराने में वाकई तुम्हें कमाल महारत हासिल है, लीजा ने कॉटर की तरफ देखकर तहसीन भरे लहजे में कहा।
तुम से भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुझसे ये हुनर सीख लो, ज़रूरत के वक्त काम आ सकता है, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। कॉटन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, यहाँ से वापस जाकर जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी तो सबसे पहले तुमसे यही हुनर सीखूंगी, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कॉटर बेइख्तियार हंस पड़ा। इससे पहले कि उनमें मज़ीद कोई बात होती, उसी लम्हे उन्हें दरवाजे के बाहर से तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़े। कॉटर ने हवा में ही अपना रुख मोड़ा और उल्टी कलाबाजी खाता हुआ ठीक मिलर के सामने आकर खड़ा हो गया। मिलर ने उसके मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कॉटन ना सिर्फ झुक गया बल्कि उसने झुकते ही अपना एक हाथ फर्श पर टिकाया। फिर उसका निचला जिस्म हवा में उठा और उसकी दोनों टांगें ठीक मिलर के सीने पर पड़ी। मिलर को जोरदार झटका लगा। उसके पांव फर्श से उखड़े और वह हवा में उड़ता हुआ पिछली दीवार से टकराया। उसे टांगे मारते ही कॉटर घूमता हुआ तेजी से खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। मिलर ने दीवार से टकराते ही खुलते हुए स्प्रिंग की तरह इस पर छलांग लगा दी थी और वो तोप से निकले हुए गोली की तरह कॉटर से टकराया था, जिसके नतीजे में कॉटर उछलकर दूर जा गिरा था। मिलर ने कॉटर को टक्कर मारते ही जमीन पर पांव रखे और यकलक झटके से सीधा खड़ा होता गया। इससे पहले कि कॉटर जमीन से उठता, मिलर ने इस पर छलांग लगाई। वो कॉटर के ऊपर आया और उसने घुटने मोड़कर कॉटर के सीने पर गिरना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कॉटर की टांगें हरकत में आई और उसने पैर मिलर के बुढ़े हुए घुटनों पर मार दिए। मिलर को जोरदार झटका लगा और उसका हवा में उठा हुआ जिस्म घूम गया। इससे पहले कि वो सीधा होता, नीचे मौजूद कॉटर की टांगें एक बार फिर फैली और मिलर चीखता हुआ पीछे मौजूद सोफे से जा टकराया और सोफे समेत उलटकर गिरता चला गया। इस बार कॉटर ने इंतहाई माहिराना अंदाज में उसकी पुश्त पर टांगें मारी थी। कॉटर जिम्नास्टिक का मुजाहरा करते हुए तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मिलर भी उठने की कोशिश कर रहा था। कॉटर उसकी तरफ बढ़ा तो मिलर भड़क कर फौरन उठ खड़ा हो गया। उसने उठते ही पूरी कुव्वत से उल्टे हुए सोफे पर लात मारी तो सोफा उछला और फिर जमीन पर घसीटता हुआ कॉटर की तरफ बढ़ा। कॉटर ने छलांग लगाई तो सोफा उसके नीचे से गुजरता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। कॉटर छलांग लगाकर जमीन पर आया ही था कि उसी लम्हे मिलर ने एक बार फिर इस पर छलांग लगा दी। उसने कॉटर की तवज्जो हटाने के लिए टांग मारकर सोफा उसकी तरफ फेंका था और एक लम्हे के लिए वाकई कॉटर की तवज्जो सोफे की तरफ हो गई थी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मिलर ने छलांग लगाकर इस पर हमला कर दिया। वो उछलकर उसके करीब आया। उसने जब लगाकर दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, उसकी टांगें फैलकर कॉटर की गर्दन पर आई। कॉटर ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसी लम्हे मिलर की टांगें उसकी गर्दन में कैंची की तरह फंस गई। कॉटर ने खड़ी हथेलियों का वार इसकी पिंडलियों पर करने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे मिलर ने अपने निचले जिस्म को इस अंदाज में झटका दिया कि कॉटर को अपनी गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई और वो धमाके से नीचे जा गिरा। नीचे गिरने के बावजूद उसकी गर्दन मिलर की टांगों में फंसी हुई थी। मिलर ने नीचे गिरते ही टांगों को और ज़्यादा बल दे दिया था, जिसकी वजह से कॉटर की गर्दन उसकी टांगों में बुरी तरह फंस कर रह गई थी। वो खुद मिलर की टांगों से आज़ाद करने के लिए बुरी तरह से हाथ पांव मार रहा था, लेकिन मिलर की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। ये तुम क्या कर रहे हो कॉटर? अपने जिस्म को मोड़कर रिवर्स डाइव लगाओ। अगर तुम इसकी टांगों में इस तरह से फंसे रहे तो ये तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ देगा। लीज़ा ने, जो खामोशी से इन दोनों की दस्त बदस्त फायर देख रही थी, चीखते हुए कहा। तो कॉटर को जैसे होश आ गया। उसने फौरन निचला जिस्म उठाया। फिर उसने अपने जिस्म को राइट साइड पर टर्न देते हुए उल्टी कलाबाजी खाने वाले अंदाज में जिस्म को मोड़ा। उसके साथ ही उसने मिलर की पिंडलियों पर दोनों खड़ी हथेलियों का एक साथ वार कर दिया। मिलर को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पिंडलियों की हड्डियां टूट गई हों। उसकी गिरफ्त एक लम्हे के लिए ढीली हुई थी कि कॉटर ने फौरन अपना जिस्म उठाकर मिलर पर उल्टा दिया। ऐसा करते ही ना सिर्फ उसकी गर्दन मिलर की टांगों की गिरफ्त से निकल गई, बल्कि उसने घुटने पूरी कुव्वत से मिलर के सीने पर पड़े और मिलर के मुंह से ना चाहते हुए भी जोरदार चीख निकल गई। कॉटर ने उछलकर एक बार फिर मिलर के सीने पर घुटनों की ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन मिलर ने दोनों हाथ उसके पहलू पर रखे और उसे पूरी कुव्वत से साइड पर उछाल दिया। कॉटर ने पलटकर उस पर हमला करना चाहा, लेकिन मिलर ने लेटे लेटे अपना जिस्म घुमाया और उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से कॉटर के पहलू पर पड़ी और कॉटर तकरीबन ज़मीन पर घसीटता चला गया। एक बार फिर दीवार से टकराया। कॉटर के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो साकित होता चला गया। इस बार उसका सर दीवार से टकराया था, जिससे उस दिमाग में यकलख्त अंधेरा तारी हो गया। कॉटर का सर इस तरह दीवार से टकराते और उसे बेहोश होते देखकर लीसा ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। वो इंतहाई खतरनाक नजरों से मिलर की तरफ देख रही थी। कॉटर के घुटनों के सीने पर पड़ने वाली ज़रब ने मिलर का भी बुरा हशर कर दिया था। वो सीने पर हाथ रखे कराहता हुआ ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था।
उठो कॉटर, तुम इस कदर बोधे निकलोगे मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। उठो और रूस स्याह के इस एजेंट के टुकड़े उड़ा दो, जल्दी उठो। लीजा कॉटर पर चीख रही थी लेकिन कॉटर उसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। कॉटर, कॉटर! लीजा ने मिलर को उठने खड़ा होते देखकर हालांकि बल चीखते हुए कहा, तुम्हारा ये सूरमा अब कभी नहीं उठेगा बेबी। इसमें ताकत जरूर थी लेकिन इतनी नहीं कि ये मिलर द ग्रेट का मुकाबला कर सकता। मिलर ने लीजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो लीजा कुर्रा कर रह गई। अगर तुम खुद को ग्रेट कहते हो तो एक बार मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करो और मेरा मुकाबला करो। अगर तुम मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें ग्रेट कहूँगी, वरना, लीजा ने कुर्राते हुए कहा, मैं औरतों से लड़ना पसंद नहीं करता, ना ही मुझे इसका शौक है। तुम उसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम बंधी हुई हो। अगर तुम कॉटर के साथ मेरे मुकाबले में होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें गोली मारकर हलाक करता और फिर कॉटर का मुकाबला करता। मिलर ने कहा, मैं औरत ज़रूर हूँ लेकिन मेरे अंदर शेरनियों की सी ताकत है जिसका तुम जैसे भेड़िए मुकाबला नहीं कर सकते। लीजा ने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा तो मिलर गुस्सा करने की बजाय उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अगर तुम शेरनी हो और मुझे भेड़ समझती हो तो फिर मेरे लिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। मिलर ने हंसते हुए कहा तो लीजा कुर्रा कर रह गई। मिलर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस सोफे के पास आया जिस पर वो पहले बैठा था। इसने आगे आते ही सोफा उल्टा दिया। उसे सोफा उल्टाते देखकर लीजा चौंक पड़ी। उसी लम्हे मिलर ने सोफे के नीचे हाथ मारा और ये देखकर लीजा का रंग उड़ता चला गया कि वो कोड बॉक्स जो उन्होंने डॉक्टर कासिम से हासिल किया था वो अब मिलर के हाथों में था। क्या मतलब, ये कोड बॉक्स यहाँ कहाँ से आ गया? लीजा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जिस कंट्रोल रूम से मेरे साथी तुम दोनों को मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने कॉटर को तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोड बॉक्स इस सोफे के नीचे छुपकाते देख लिया था। मैं बाहर जो कॉल सुनने गया था वो इसी आदमी की थी जो शुरू से ही तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। इसने मुझे कॉल करके बताया था कि कॉटर ने कोड बॉक्स कहाँ छुपाया है। मिलर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोड बॉक्स हमारे मुल्क की इमानत है मिलर, उसे मुझे दे दो, तुम उसे नहीं ले जा सकते। लीजा ने गुस्से लहजे में कहा, अब ये मेरे कब्जे में है, इसका मालिक मैं हूँ और अब मैं इसे रूसिया ले जाऊंगा। मिलर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर मुंह के बल नीचे आ गिरा। उसके हाथों में मौजूद कोड बॉक्स निकलकर सामने दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता चला गया। मिलर जो कॉटर से बेखबर हो गया था उसे अचानक होश आ गया था। कॉटर ने जो मिलर के हाथों में कोड बॉक्स देखा तो वो फौरन उठा और उसने पूरी कुव्वत से मिलर पर छलांग लगा दी और वो तोप से निकले हुए गोली की तरह मिलर से टकराया जिसके नतीजे में मिलर उछलकर मुंह के बल नीचे गिरा था। उसके हाथों में कोड बॉक्स निकलकर दीवार से टकराकर टूट गया था। जमीन पर गिरते ही मिलर तेजी से उठा और जख्मी नाक की तरह अपने उकम में खड़े कॉटर की तरफ घूमा। उसने कॉटर के मुंह पर जोरदार मुक्का मारना चाहा लेकिन ये देखकर उसका हाथ रुक गया कि कॉटर जैसे पत्थर का बुत बना कोड बॉक्स की तरफ देख रहा था जो दीवार से टकराकर टूट गया था। ये कोड बॉक्स कैसे टूट गया? ये कॉटर के मुंह से निकला तो मिलर तेजी से इस दीवार की तरफ घूमा। फिर दीवार के पास टूटे हुए कोड बॉक्स को देखकर उसे भी जोरदार झटका लगा। टूटे हुए कोड बॉक्स से एक मोटी नाल वाली रिवॉल्वर नुमा गन और एक फाइल निकलकर नीचे गिरी हुई दिखाई दे रही थी। कोड बॉक्स में तो ब्लास्टर डिवाइस लगी हुई थी और ये इंतहाई मजबूत धात से बना हुआ था जो ना किसी तरह टूट सकता था और ना पिघल सकता था। फिर ये इस तरह कैसे टूट सकता है? लीजा ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मिलर तेजी से आगे बढ़ा। उसने जमीन पर गिरी हुई गन उठा ली। फिर ये देखकर उसका दिमाग भग से उठता चला गया कि गन आम मेटल की बनी हुई थी। ये तो नकली गन है, मिलर ने आंखें फाड़ते हुए कहा। तो इसकी बात सुनकर कॉटर बुरी तरह से उछल पड़ा। नकली गन? क्या बक रहे हो तुम? ये नकली गन कैसे हो सकती है? कॉटर ने जैसे यकलख्त होश में आकर हलक के बल चीखते हुए कहा, यह आम से मेटल का बना हुआ एक खिलौना है, लो तुम भी खुद देख लो। मिलर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और उसने गन कॉटर की तरफ उछाल दी। कॉटर ने गन हवा में ही दबोच ली और फिर वो गौर से गन को देखने लगा। गन देखकर उसका रंग भी हल्दी की तरह सर्द हो गया। ये सब कैसे मुमकिन है? ये नकली गन कैसे हो सकती है? कॉटर ने थरथराते हुए लहजे में कहा। फिर वो तेजी से इस दीवार की तरफ बढ़ा जिससे टकरा कर कोड बॉक्स टूटा था। उसने पहले फाइल चेक की। फाइल में चंद ब्लैंक पेपर्स थे। फिर वो कोड बॉक्स के टुकड़ों को गौर से देखने लगा। कोड बॉक्स के अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई थी। इसने डिवाइस चेक की, फिर उसका रंग तारीक होता चला गया। तुम ठीक कह रहे हो, ये असल कोड बॉक्स नहीं है, कॉटर ने कहा। क्या मतलब?
اگر یہ اصل کوڈ باکس اور اصل گن نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اصل کوڈ باکس؟ لیزا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ چوٹ ہو گئی ہے لیزا، ہمیں زبردست ٹارچ دیا گیا ہے، کوٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹارچ؟ کیا مطلب؟ لیزا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم جس خفیہ ٹھکانے پر پہنچے ہیں وہ نہ اصل ڈاکٹر کاظم تھا اور نہ ہی اصل کوڈ باکس۔ وہ جگہ محض ایک ڈاچنگ پوائنٹ تھی جہاں ایک آدمی ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں کوڈ باکس سمیت ڈاکٹر کاظم کے روپ میں رکھا گیا تھا، کوٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن وہاں کے حفاظتی انتظامات تو ایسے تھے جیسے وہاں واقعی اصل ڈاکٹر کاظم کو ہی چھپایا گیا ہو، لیزا نے کہا۔ ہاں، سارا سیٹ اپ ایسا بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی ایجنٹ اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ بھی جاتا تو اسے یہی لگتا کہ یہی اصل پوائنٹ ہے جہاں ڈاکٹر کاظم کوڈ باکس سمیت چھپا ہوا ہے، کوٹر نے اسی انداز میں کہا۔ لیکن یہ ڈاچنگ پوائنٹ بنایا کس نے تھا؟ میلر نے کہا۔ یہ کام لارڈ سکندر کا معلوم ہوتا ہے، اس نے نہایت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصل ڈاکٹر کاظم اور کوڈ باکس کو کہیں اور چھپا دیا ہے اور ہمیں احمق بنانے کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا تاکہ ہم زیادہ وہاں پہنچ بھی جائیں تو ہمارے سامنے نقلی ڈاکٹر کاظم اور نقلی باکس آئے اور ہم نقلی باکس کو اصل سمجھ کر اور مطمئن ہو کر یہاں سے لے کر واپس چلے جائیں۔ اس باکس میں ریموٹ کنٹرول بلاسٹنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اگر ہم اس باکس کو غلط کوڈ لگا کر کھولنے کی کوشش کرتے تو یہ باکس تباہ ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہم بھی ہلاک ہو جانا طے تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم واپس آتے ہوئے نقلی ڈاکٹر کاظم کو ہلاک کر آئے تھے، ورنہ وہ اپنے پاس موجود ریموٹ کا بٹن پریس کر دیتا تو ہمارے پاس موجود یہ باکس تباہ ہو جاتا، اس کے ساتھ ہمارے بھی پرخچے اڑ جاتے، کوٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس لیے نقلی ڈاکٹر کاظم نے بغیر کسی ہیل و حجت کے کوڈ باکس ہمیں نہ صرف چپکا کر رکھ دیا بلکہ آسانی سے ہمارے حوالے بھی کر دیا تاکہ اس سے لے کر جیسے ہی ہم باہر جائیں وہ باکس بلاسٹ کر کے ہمیں ہلاک کر سکے، لیزا نے کہا۔ ہاں بالکل، چونکہ ہم نے اصل کوڈ باکس نہیں دیکھا تھا اس لیے ہمیں اس کا سمجھ ہی نہیں تھی، یہ تو میلر کی وجہ سے باکس ٹوٹ گیا، اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا، ورنہ ہمارے لیے یہی اصل باکس تھا، کوٹر نے کہا۔ ہاں، ہم اس بات پر ہی مطمئن ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر کاظم نے اپنی ایجاد کردہ مشین پر ہمیں کوڈ باکس کے اندر موجود گن اور فائر دکھا دی تھی، لیکن ہم نے یہ چیک نہیں کیا تھا کہ کوڈ باکس کس دھات کا بنا ہوا ہے۔ اصل کوڈ باکس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی دھات کا بنا ہوا ہے جو نہ تو ٹوٹ سکتا ہے، نہ آگ میں جل سکتا ہے، نہ ہی اسے کسی طریقے سے کاٹا جا سکتا ہے، جبکہ یہ کوڈ باکس دیوار سے ٹکرا کر یوں ٹوٹ گیا جیسے یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہو، میلر نے کہا۔ تم ہمارے دشمن ہو میلر، تم ہم سے کوڈ باکس چھیننے آئے تھے لیکن تمہاری وجہ سے ہم پر اس باکس کا راز آشکار ہوا۔ اگر تم یہاں نہ آتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم جس اصل کوڈ باکس سمجھ کر لے جا رہے ہیں وہ نکلی ہے، کوٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ یہ اصل نہیں بلکہ نکلی کوڈ باکس ہے، میں اسی کوڈ باکس کی وجہ سے تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اور اب، میلر نے بھی کوٹر کی طرح ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اب کیا؟ لیزا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں اصل باکس ملا ہی نہیں تو میری ساری محنت زکوٰۃ ہو کر رہ گئی، یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری اس ناکامی پر تم دونوں کو گولیاں مار دوں، میلر نے غصے لے لہجے میں کہا۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے اس باکس کے لیے $1.5 کروڑ خرچ کیے ہیں، $1.5 کروڑ خرچ کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ یہ نکلی کوڈ باکس، کوٹر نے کہا۔ تم جو مرضی کرو، میں یہاں کوڈ باکس حاصل کرنے آیا ہوں اور جب تک مجھے کوڈ باکس نہیں مل جاتا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میلر نے اسی انداز میں کہا۔ باکس ملے گا تو تم لے جاؤ گے نا، اگر تمہیں یہ نکلی باکس چاہے تو لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیزا نے منہ بنا کر کہا تو میلر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ لیزا کی طرف کر دیا۔ اس نے جس پھرتی اور تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا تھا اسے دیکھ کر لیزا اور کوٹر حیران رہ گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوٹر نے اس کی مشین پسٹل کا رخ لیزا کی طرف دیکھ کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ لیزا ابھی تک کرسی پر بندھی ہوئی ہے، میں چاہوں تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گولیاں مار کر ہلاک کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی اور لیزا کی زندگی چاہتے ہو تو جاؤ اور جا کر اصل کوڈ باکس ڈھونڈ کر لاؤ، جب تک مجھے کوڈ باکس لا کر نہیں دو گے اس وقت تک لیزا میری قید میں رہے گی۔ اگر تم نے کوڈ باکس حاصل نہ کیا یا اسے لے کر نکل گئے تو میں تمہارے ساتھی لیزا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دوں گا، میلر نے کہا تو کوٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کوڈ باکس کو کہاں سے ڈھونڈ کر لا سکتا ہوں، کوٹر نے غصے لے لہجے میں کہا۔
जहाँ से मर्जी ढूंढ कर लाओ। अभी कुछ देर कबल तुम कह रहे थे कि इससे सारी टॉर्चिंग गेम के पीछे लॉर्ड सिकंदर का हाथ है, तो जाओ लॉर्ड सिकंदर के पास। डॉक्टर कासिम को इसने कहीं छुपाया हुआ है, इसके पास जाओ और जाकर मुझे कोड बॉक्स ला कर दो, मिलर ने कहा। ये काम तो खुद भी तो कर सकते हो, कॉटर ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम दोनों को भी यहीं गोलियां मारकर फेंक देता हूँ। लॉर्ड सिकंदर को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा और मैं इस वक्त तक उसकी जान के लिए आशा बना रहूंगा जब तक वो मुझे डॉक्टर कासिम का पता नहीं बता देता। गुड बाय। मिलर ने जिस फुर्ती और तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर लीसा पर ताना था, उसे ज़्यादा तेज़ी और फुर्ती कॉटर ने दिखाई थी। जैसे ही मिलर ने लीसा को हलाक करने के लिए ट्रिगर पर दबाव डालना चाहा, कॉटर का हाथ अपनी जेब में किया, फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाले बगैर जेब से ही मिलर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मिलर छलनी हो गया। गुड जॉब। इसके शायद ख्वाबो गुमान में भी ना था कि तुम इससे भी ज़्यादा तेज़ और फुर्तीले साबित हो सकते हो और अचानक इस पर फायरिंग कर सकते हो, वरना ये शायद तुम्हारी फायरिंग से बचने की कोशिश कर सकता था, लेकिन तुमने बर वक्त इस पर गोलियां बरसाकर उसे जिंदा रहने का मामूली सा भी चांस नहीं दिया। लीजा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये ख्वामखा हमारे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिरा देने का आदी हूँ। कॉटर ने मुंह बनाते देखा। देख लो ये हलाक हुआ भी कि नहीं, हो सकता है कि अभी इसमें जान बाकी हो और यह उठकर हम पर फायरिंग कर दे। लीजा ने कहा। मैंने इसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया, इसके जिंदा रहने का 1% भी इम्कान नहीं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इसके सर पर भी गोलियां मार देता हूँ, कॉटर ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसने सर पर ब्रस्ट मारा तो मिलर का सर फटकर नारियल की तरह बिखरता चला गया। अब ठीक है, लीजा ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे साइफन पर गुस्सा आ रहा है जिसने मुझे डॉक्टर कासिम के बारे में मालूमात देने के लिए $1.5 करोड़ लिए थे। क्या वो वाकई ही इस नकली डॉक्टर को जुल्म का मॉनिटर करता रहा था? और कार्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ मुमकिन है लॉर्ड सिकंदर ने इस आदमी को डॉक्टर कासिम के रूप में एक्रीमिया से फरार कराया हो और साइफन तक इसके बारे में ही मालूमात पहुंची हो सकता है इसके बाद लॉर्ड सिकंदर ने असल डॉक्टर कासिम को एक्रीमिया से निकाला हो और उसे किसी और जगह छुपा दिया हो, लीसा ने कहा। लेकिन कहा इसने इस कदर गहरी चाल क्यों चली थी? और अब तो ये भी सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर कासिम कोड बॉक्स लेकर पाकिशिया पहुंचा भी था या नहीं। अगर एक्रीमिया से पाकिशिया पहुंचने वाला डॉक्टर कासिम वही आदमी था जिस तक हम पहुंचे थे, तो फिर असल डॉक्टर कासिम कहाँ गया? कॉटर ने सोचते हुए कहा। हो सकता है डॉक्टर कासिम कोड बॉक्स समेत एक्रीमिया में ही कहीं छुपा हो या फिर वो किसी और मुल्क की तरफ निकल गया हो। लॉर्ड सिकंदर की डॉचिंग गेम के मुताबिक पाकिशिया नकली डॉक्टर कासिम आया हो ताकि सबकी नजरें इस पर रहें और किसी को इस बात का इल्म ना हो सके कि असल डॉक्टर कासिम कहाँ गया है, लीसा ने कहा। हाँ, लेकिन अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि असल डॉक्टर कासिम कोड बॉक्स लेकर कहाँ गया है? कॉटर ने होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर कासिम एक्रीमिया से निकालने वाले खुफिया हाथ लॉर्ड सिकंदर के ही हैं। हमें लॉर्ड सिकंदर तक पहुंचना पड़ेगा, वही हमें बता सकता है कि इसने डॉक्टर कासिम को कहाँ गायब किया है, लीसा ने कहा। हाँ, अब सारी तवज्जो लॉर्ड सिकंदर की तरफ मवसूल करनी होगी, वही हमें असल डॉक्टर कासिम तक पहुंचा सकता है, कॉटर ने कहा। तुम्हारा मतलब है अब हमें डॉक्टर कासिम की बजाय लॉर्ड सिकंदर को ढूंढना पड़ेगा, लीसा ने कहा। हाँ, लॉर्ड सिकंदर ही हमें असल डॉक्टर कासिम तक पहुंचा सकता है, कॉटर ने कहा। लॉर्ड सिकंदर पाकिशिया में ही मौजूद है, क्या वो हमें आसानी से मिल जाएगा? लीजा ने पूछा। आसानी से मिले या मुश्किल से, उसे ढूंढना हमारे लिए अहम है और हमारा ये काम साइफन आसानी से कर सकता है। इसने हमें नकली डॉक्टर कासिम की मालूमात मुहैया की हैं, जिसके लिए उसे या तो हमारी रकम वापस लौटानी पड़ेगी या फिर हमें असल डॉक्टर कासिम तक पहुंचाना पड़ेगा, कॉटर ने संजीदगी से कहा। क्या साइफन बात मान जाएगा? लीसा ने पूछा। Like, comment, share, press the bell icon.